हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम आपके लिए क्लास 10th के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव MCQ को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से 23 के एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आपको मैट्रिक में 400 प्लस अंक लाना है तो ये साइंस का जो MCQ टेस्ट को लेकर आए हैं, इसमें आप 20 प्रश्न में से 10 करके दिखा दीजिए तो आप समझ जाएंगे कि आपका तैयारी अच्छी चल रही है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कितना अटेम्प्ट किए और कितना सही किए। कितना अटेम्प्ट मतलब कितना 20 में 20 आप अटेम्प्ट किए, लेकिन आपका सही आंसर कितना हुआ तो आप इसे ज़रूर बताएंगे। तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो ए नंबर है 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। बी नंबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी नंबर है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। डी नंबर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। आपको मात्र 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उतना में ही आपको कमेंट करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रहा हूँ। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि किलोमीटर में लिख दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद रखेंगे। 3 × 10⁵ किलोमीटर में यदि रहेगा तो, यदि मीटर प्रति सेकेंड में नहीं रहेगा तो किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो यानी पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी है टर्बो यानी टर्बो। क्वेश्चन नंबर सी है नाइट्रो यानी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है, जो कि 78.6% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी है ताप। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी है एम्पीयर। तो आप इसे आंसर दीजिए। 2 से 3 सेकेंड का आपको समय मिल रहा है। तो आप आंसर देने का प्रयास करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आप कितना सही किए हैं 20 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? तो आप यहाँ पर सही कर लेंगे ऑप्शन। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लीजिएगा? जूल। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा का SI मात्रक कैलोरी होता है। ताप किसका होता है? ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। कैलोरी किसका होता है? तो आपको बता चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है करा कि क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी है गैल्वेनोमीटर। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सरसों, ऑप्शन नंबर बी है उड़हुल, ऑप्शन नंबर सी है पपीता, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है यहाँ पर पपीता, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपका अभी तक स्कोर कितना हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो यह होता है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है और वहाँ से जो पदार्थ विटामिन, प्रोटीन, वसा जो सब होता है उसे निकाल लिया जाता है और जो मल बच जाता है उसे रेक्टम में छोड़ दिया जाता है, जिसे हम गुदा की सहायता से बाहर निकाल देते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग मतलब कि एक समान अंग, एक समान। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपर मस्ती। तो इसका आंसर क्या होगा आप ज़रूर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा हाथ, जिस प्रकार हमारा 2 हाथ है उसी प्रकार कुत्ते को क्या 2 अग्रपाद है। तो यह एक समान हुआ। जिस तरह उस कुत्ता में भी 5-5 अंगुलियां रहता है, यानी उसमें नाखून रहता है, हमें भी 5 अंगुलियां हैं। तो ये क्या हो गया? समजात अंग। तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा। आप क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, सिर्फ आप सुनते जाइए, समझते जाइए। इसमें 20 क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे करीब 40 क्वेश्चन का आपको आंसर सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है नीला, ऑप्शन नंबर डी है उजला। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। आप इसे याद रखेंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण रंग हरा होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, हरे पत्तियों में पाया जाता है। हरे पत्ती में पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक हरे पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिए थे? तो हाइबेनायर द्वारा ने, न्यूलैंडस द्वारा ने, मैंडलिफ ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। तो तत्वों के क्वेश्चन नंबर 9 है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत न्यूलैंडस महोदय ने दिए थे। किसने दिए थे? तो न्यूलैंडस महोदय ने तत्वों के आवर्त के वर्गीकरण को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय पदार्थ यहाँ पर नमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा विजातीय पदार्थ। क्योंकि देखिए ये जो, तो ऑप्शन नंबर है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी है खड़िया, ऑप्शन नंबर डी है नमक। क्योंकि आप इसे देख लीजिए क्या है, यह है चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया। इसका सूत्र CaCO3
तीनों का एक ही सूत्र होता है, चूना पत्थर, संगमरमर तथा खड़िया का। लेकिन नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजातीय यौगिक, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्या हो जाएगा, विजातीय यौगिक। तो आप इसे याद रखेंगे, नमक के साथ साथ क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्या है, विजातीय यौगिक। यदि आपको चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया मिल जाए ऑप्शन में, तो आप आंख बंद करके क्या मारेंगे, यह क्या है, विजातीय यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी आपको जस्ट बताए हैं तुरंत। तो संगमरमर का रासायनिक CaO, CaCO3, MgCl3, CaOH का OH का होल ट्वाइस। तो आप बताएंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 अभी तुरंत आपको बताए थे। संगमरमर, चूना पत्थर तथा खड़िया, ये तीनों का मैंने क्या बताया था, एक ही सूत्र होता है CaCO3। आपको यदि कोई पूछ लिया जाए कि CaO किसका रासायनिक नाम है, तो काली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, या बुझा हुआ चूना, काली चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप इसे याद रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफाइड होता है, तो ग्रेफाइड कैसा पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत का कुचालक, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आप इसका आंसर बताएंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताता हूँ। तो ग्रेफाइड एक सुचालक पदार्थ है। क्या है, ग्रेफाइड एक सुचालक पदार्थ है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है धातु धनात्मक होती है, धातु ऋणात्मक होती है, धातु उदासीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे चार ऑप्शन में से धातु की प्रकृति क्या होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु की प्रकृति धनात्मक, विद्युत धनात्मक होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। 7 से कम जिसका pH मान होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और धातु की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक, और धातु की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत ऋणात्मक। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। तो आप इसे देख लेंगे। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या रेडियन। तो देखिए वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। एम्पियर विद्युत धारा यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और ओम होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसी में एक और है रेडियन। घन कोण का मान होता है रेडियन, घन कोण। और एक और इसके साथ याद रखेंगे स्टेरेडियन। तो वह ठोस कोण या समतल कोण का मान क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 786 वाट, ऑप्शन नंबर बी 446 वाट, ऑप्शन नंबर सी 436 वाट, ऑप्शन नंबर सी 740 वाट। तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है कि आप अभी तक कमेंट कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का
आंसर को देखते हैं। एक अशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। एक अशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको याद होगा और समझ में भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लंबा है तो इसे भी देख लेते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस में उपयोग नहीं किया जाता है और उसके बिना उपयोग किए लेंस बन जाता है? तो एक ऐसा पदार्थ है जो आपको याद होगा, मिट्टी। क्या है? मिट्टी। तो इसे आप याद रखेंगे। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक, जल, कांच ये सभी का उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं, तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा दिखे। तो मैं जूम कर लिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी पीछे मैं क्वेश्चन को ऑप्शन में आपको बताया था। मीटर को धारा मापने का यंत्र कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वोल्ट मीटर बताए थे, विभवांतर का है। और वोल्टामीटर डायऑप्टर किसका है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। तो इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं लगता है आपको कितना समझ आया, कहाँ त्रुटि है, कहाँ हमें सही करना है। तो मैं वो सभी नहीं कर पाता हूँ और आपके समझ वीडियो को लेकर चले आते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता यानी पावर, P बराबर क्या होता है? 1/f। तो उत्तल लेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो 1/20, यहाँ पर गुणा क्या होता है? 100। तो 20 × 5 = 100। उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा? +5 डायऑप्टर। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा? +5 डायऑप्टर। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है 20, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है या पराबैंगनिक तरंग है और इनमें से कोई नहीं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 20 को इस तरह बताएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जिस तरह आप देखिए क्या है? प्रकाश में क्या है? 100। उसी प्रकार प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा? इसमें देखिए किसी में 100 है? हाँ है, इसमें है। तो इसे भी देख लीजिए, अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ। देखिए प्रकाश में भी क्या है? 100 है और अनुप्रस्थ में भी क्या है? 100 है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि
ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो पराबैंगनी किरण होता है जो कि ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण पृथ्वी पर आता है, जिसके के कारण मानव में चमड़ा रोग अधिकतर होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम होता है, इसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 ये भी रहता है, ओजोन के सूत्र में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपको क्लास 10th में 400 प्लस मार्क्स लेना है तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और सभी क्वेश्चन को रिवाइज करें और मन से तैयारी करेंगे तो आपको 400 प्लस मार्क्स आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।